हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू बुक जिसका नाम है गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके, सो आज हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे और बहुत ही फटाफट कंप्लीट करेंगे। हाँ, थोड़ा मैं डिटेल में जाऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आपको बस क्या करना है, सिर्फ सुनना है। आपको एकदम स्टोरी की तरह समझना है और एग्ज़ाम में लिख कर आ जाना है। मैं आपको कुछ कीवर्ड्स भी दे दूँगी जो कि इम्पोर्टेंट होगी, जो आप अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हो, तो आपके आंसर पे वेटेज आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन के साथ और आई होप आपको पसंद आएगा। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या ही पढ़ने वाले, इस टॉपिक में बेसिकली हम जानेंगे कि गांधी जी के जो बेसिक ओवरव्यू को समझेंगे। कौन थे वो, उनकी लाइफ का मेजर फ्रेजेस क्या-क्या थे और उनकी टीचिंग्स जो है वो आज भी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले गांधी जी थे कौन? तो गांधी जी, जिनको हम प्यार से बापू बुलाते हैं, उनका जन्म 1969 में हुआ था और उनका देहांत 1948 में हुआ था। तो सबसे पहले तो बात ये है कि गांधी जी को हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों मान मतलब हम नहीं, सभी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था और सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल ही नहीं, उन्होंने इंडिया को ट्रूथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस और इक्वालिटी जैसे बहुत वैल्यूज़ दिए। आज भी उनके आइडियाज़ इंडिया की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। उनकी टीचिंग एक तरह का मॉरल कंपस है, जो मॉरल कंपस की तरह है बेसिकली। मतलब क्या मतलब वो आज भी बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। लोग अक्सर गांधी जी के प्रिंसिपल से कंपेयर करके देखते हैं। तो गांधी जी सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, वो एक सिंबल है। किन किन चीज़ों का सिंबल है? वैल्यू का, एथिक्स का, ह्यूमैनिटी का। अब दूसरा सवाल ये आता है कि गांधी जी को इतना स्टडी क्यों किया जाता है? ओके, तो रीज़न सिंपल है। गांधी जी मल्टीफेसिएटेड पर्सनालिटी के थे। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि वो कोई एक चीज़ नहीं थे। वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, थिंकर थे, फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, स्पिरिचुअल गाइड थे और एक लॉयर भी थे। इतने सारे रोल होने की वजह से स्कॉलर ने उन पे बहुत ज़्यादा लिखा, उनकी लाइफ और उनके आइडियाज़ को डीपली एनालाइज किया। तो गांधी जी पे दो मेजर वे पे स्टडी किया जाता है। हिस्टोरिकल वे में, यानी उन्होंने क्या किया, कब किया, कैसे किया, बेसिकली क्रोनोलॉजिकल सिस्टम्स के स्टाइल में। दूसरा होता है थियोरेटिकल असेसमेंट, बेसिकली यानी कि उनकी जो फिलॉसफीज थी। मैंने कहा था ना, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, ट्रूथ यानी सत्य, यू नो स्वराज, सिंप्लिसिटी। इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए। तो बेसिकली हर एक फ़िलासफ़र उनकी फ़िलॉसफ़ी को एनालाइज़ करता है। इसलिए गांधी जी जो है एक लीडर के साथ-साथ एक थिंकर के रूप में भी स्टडी किए जाते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? अब देखो, इस चैप्टर में हम लोग 4 फ्रेजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के चाइल्डहुड के बारे में, एजुकेशन और उनकी जो यूथ थी, जो उनकी इंग्लैंड में बीते हैं, उनके बारे में, साउथ अफ्रीका में उनके टाइम के बारे में और वो एक पॉलिटिकल लीडर की तरह कैसे इमर्ज हुए इंडिया में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक उनके चाइल्डहुड के बारे में समझते हैं। इसे हम बेसिकली चाइल्डहुड में इसे हम गांधी जी के अर्ली लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को डिटेल में समझेंगे। ओके, सबसे पहले बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के कोस्टल टाउन में, जिसका नाम था पोरबंदर। ओके, उनके फादर का नाम था करमचंद्र गांधी और उनकी मदर का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी बनिया कास्ट से थे, मतलब मर्चेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका जो फैमिली था नॉर्मल बिजनेसमैन टाइप के नहीं थे। उनके फादर पोरबंदर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे और उनके ग्रैंडफादर भी जूनागढ़ स्टेट में ऐसे ही किसी हाई पोस्ट पे थे। मतलब फैमिली रिच नहीं थी बट हाईली रिस्पेक्टेड थी, पॉलिटिकली कनेक्टेड थी, एक डिग्निफाइड वेल नोन हाउस होल्ड से बिलोंग करते थे। नाउ उनके दूसरे रिलीजन
का एनवायरनमेंट देखते हैं। गांधी जी एक बहुत ही रिलीजियसली डाइवर्स एनवायरनमेंट में बड़े हुए। उनकी फैमिली वैष्णव थी, यानी लॉर्ड विष्णु की जो पूजा करते हैं, लेकिन उनकी मदर पुतलीबाई प्रणामी सेक्ट को फॉलो करती थी। अब ये प्रणामी सेक्ट क्या होता है? तो इसमें बेसिकली हिंदू और मुस्लिम टीचिंग्स को कंबाइन किया जाता है। गीता और कुरान दोनों को रिस्पेक्ट दी जाती है और रिलीजियस हार्मोनी को प्रमोट करने का काम करते हैं। उनकी मदर रेगुलरली फास्ट किया करती थी, वोज लेती थी और उनकी डिसिप्लिन ने गांधी जी को डीपली इन्फ्लुएंस किया था। इसी से गांधी जी एक अंदर स्पिरिचुअली टॉलरेंस और ऑल रिलीजन डिजर्व रिस्पेक्ट जैसी सीड्स को अपनी अर्ली एज में ही प्लांट हो गए थे। ओके, नाउ अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पैरा में कि इन्फ्लुएंस मतलब फादर्स, उनके फादर के ना कुछ जैन फ्रेंड्स थे। गांधी जी के फादर के कुछ जैन फ्रेंड्स भी थे और जैनिज्म का भी इम्पैक्ट गांधी जी पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। उन्होंने जैन लोगों से सीखा अहिंसा के बारे में, सेल्फ कंट्रोल के बारे में, यानी अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल और सिंप्लिसिटी जैसे चीज़ें। उन्होंने ये सीखा कि इवन इंसेक्ट को हर्ट ना करना, ये वैल्यू भी यहीं से डेवलप हुई। फिर वो क्रिश्चियन मिशनरी के भी आसपास थे, बट चाइल्डहुड में क्रिश्चियनिटी का इतना डीप एक्सपोजर नहीं मिला। ओवरऑल गांधी जी ने बचपन में अलग अलग रिलीजियस वैल्यूज ऑब्जॉर्व की, बिना स्क्रिप्चर्स को डीपली समझे, ज़्यादा इन्फ्लुएंस लोगों की एक्शन से। ओके, सो बेसिकली उन्होंने स्क्रिप्चर से नहीं, आसपास के लोगों से ज़्यादा सीखा। अब चलो देखते हैं कि गांधी जी एज अ स्टूडेंट, बेसिकली एज अ चाइल्ड, उनकी स्कूलिंग के बारे में। ओके, अब गांधी जी एकदम शाई थे, क्वाइट थे और एवरेज स्टूडेंट थे। मार्क्स भी नॉर्मल आते थे और मैथमेटिक्स में तो टेबल याद करने में काफ़ी स्ट्रगल करते थे और एकेडमिकली एक्सेप्शनल नहीं थे। बड़ी बात यह है कि गांधी जी जीनियस तो बिल्कुल पैदा नहीं हुए थे और बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह थे, जैसे हम सब होते हैं। ओके उसके बाद अब उनकी शादी के बारे में। ओके, 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी कस्तूरबाई से हो गई थी। ठीक है, कस्तूरबा से। दोनों एक ही एज के थे, दोनों इमेच्योर थे और इसी वजह से फाइट्स होते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी और गांधी जी को इस बात का बहुत गिल्ट भी था। और लाइफ इस फ्रेज में उन्होंने बहुत बार उन्होंने बाद में बहुत ऑनेस्टी डिस्क्राइब की। इस एक्सपीरियंस की वजह से गांधी जी चाइल्ड मैरिज के स्ट्रांगली अगेंस्ट हो गए थे। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से ही ये रियलाइज़ किया कि बचपन में शादी करना कितना हार्मफुल होता है। ओके, सॉरी। तो अब देखो, पहले तो हम लोग जानते थे कि वो पोरबंदर में पैदा हुए थे, राइट? लेकिन 7 साल की उम्र में उनकी फैमिली पोरबंदर से राजकोट शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि उनके फादर को वहाँ पोस्टिंग मिली। राजकोट में गांधी जी प्राइमरी स्कूल गए और वो पंचुअल थे। इवन तो वो पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन वो पंचुअल थे, कभी लेट होना पसंद नहीं करते थे और स्कूल के बाद सीधा घर आ जाते थे। लेटर उन्होंने थोड़ा आउटडोर प्लेइंग स्टार्ट किया, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रही। गांधी जी बहुत टाइम के पक्के थे। इवन एज टीनेजर उन्हें डार्क से बहुत डर, यानी कि उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता था, लाइट जला के ही सोते थे। अब गांधी जी के एक बहुत ही बड़े कन्फेशन की बात करते हैं, उनके टीनेज मिस्टेक्स के बारे में और उनके कन्फेशन के बारे में। जैसे हर एक टीनेजर एक रेबेलियस फेज में होता है, वैसे गांधी जी भी एक फेज से गुजरे। उन्होंने स्मोकिंग ट्राई किया, मीट खाया, इवन तो उनकी फैमिली वेजिटेरियन थी, पॉकेट मनी चोरी की और एक एक बार तो अपने भाई के जो आमलेट्स होते हैं ना गोल्ड के, वो भी चुरा लिए। तो ये सब पेयर प्रेशर, टेम्पटेशन और क्यूरियोसिटी की वजह से किया। ओके, लेकिन इन सब के बाद उन्होंने बहुत गिल्ट हुआ, उन्हें बहुत बुरा लगा। गोल्ड चुराने वाली इंसिडेंट ने तो उन्हें तोड़ दिया था। तो उन्होंने अपने फादर को एक कन्फेशन लेटर लिखा, सारी गलतियां बताई और पनिश करने को कहा। उनके फादर उस वक्त बहुत बीमार थे, ओके, सिक थे। तो उन्होंने लेटर पढ़ा, कुछ बोले नहीं, बस उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने लेटर को फाड़ दिया। गांधी जी भी रो पड़े। उनको लगा उनके पापा ने उन्हें माफ़ नहीं किया, अगर तो उन्हें बहुत बर्डन फ़ील कर दिया। तो ये मूवमेंट
वेट वेट बेसिकली उन्होंने फाड़ दिया, लेकिन उन्होंने गांधी जी को माफ़ कर दिया था, ओके? ना कि माफ़ नहीं किया था, ऑब्वियसली माफ़ कर दिया था। तो ये मोमेंट गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से गांधी जी ने रियलाइज़ किया कि लव जो है लोगों को बदल देता है, और फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ करना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है पनिशमेंट देने से भी ज़्यादा। और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा कोई वीकनेस नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ है। तो ये 3 लेसन्स गांधी जी ने रियलाइज़ किए। अब सबसे पहले तो लेसन्स गांधी ने बचपन से क्या-क्या सीख लिए। सबसे पहले तो उन्होंने झूठ बोलने से गिल्ट आता है, इसलिए हमेशा सत्य का साथ दो। तो इसलिए उन्हों उनका ट्रूथ का प्रिंसिपल आया। सब रिलिजन्स को एक इक्वल रिस्पेक्ट देना, नॉन वायलेंस और फॉरगिवनेस जो होती है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पनिशमेंट से, ये सीखा उन्होंने। और डिसिप्लिन एक्शंस सीखी जाती है। डिसिप्लिन एक्शन से सीखी जाती है, बुक से नहीं। गांधी जी का अडल्ट कैरेक्टर उनके चाइल्डहुड से ही शेप हुआ है। नाउ अब गांधी जी के मैट्रिकुलेशन की भी बात कर लेते हैं। अम, तो बेसिकली 1887 में गांधी जी ने मैट्रिकुलेशन एक क्लियर किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। लेकिन इसके एक साल पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से फैमिली पे फाइनेंशियल प्रेशर आ गया था। गांधी जी अ, ही एक लड़के थे जो स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, तो उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा थी। उन्होंने भावनगर कॉलेज जॉइन किया, लेकिन सब टीचिंग इंग्लिश में होती थी, तो गांधी जी को कुछ समझ नहीं आता था। तो उनको काफ़ी डिप्रेस्ड और होपलेस फील होने लगा। तब उनके फैमिली फ्रेंड बेसिकली मावजी दावे ने सजेस्ट किया कि गांधी जी को इंग्लैंड जाके लॉ पढ़े और बैरिस्टर बनना चाहिए। तो गांधी जी को ये आइडिया काफ़ी पसंद आया, लेकिन प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि पैसे नहीं थे। मम्मी काफ़ी जो उनकी थी परेशान रहती थी, और कास्ट लीडर्स ने थ्रेटन किया कि अगर वो समुंदर पार गए तो उन्हें आउटकास्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी डिटरमाइंड थे। उन्होंने सबको कन्विंस किया, भाई को, मदर को, कम्युनिटी को, ठीक है। और फाइनली सितंबर 1888 में 18 साल की उम्र में गांधी जी इंग्लैंड के लिए सेल कर गए, ओके। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, जो कि काफ़ी बड़ा था, बट मैंने कोशिश किया आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझा सकूं। तो दैट्स इट। तो ये टॉपिक ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ईयर्स इन इंग्लैंड। तो बेसिकली गांधी जी इंडिया छोड़कर इंग्लैंड आ जाते हैं 4 सितंबर 1888 में। गांधी जी बॉम्बे से इंग्लैंड के लिए शिप पर चढ़ते हैं। शिप की पहली सुबह वो ब्लैक सूट, टाई, शूज़ सब पहन रखे थे, ओके। और फिर इंग्लिश जैसे दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से अनकंफर्टेबल थे। तो जब साउथ थैम्पटन पहुंचते ही उन्हें शॉक लगता है। सब लोग वहाँ हैवी डार्क कपड़े पहनते थे, बोलर हैट और लॉन्ग कोट्स पहनते थे। गांधी अपने वाइट फैनल कुर्ता टाइप ड्रेस में बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे थे, बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे। लंदन में पहले वो डॉक्टर पीजे मेहता मिले। उन्होंने बोला, इंग्लिश मत बनने की कोशिश करो, खुद रहो। यू नो ऐसा उन्होंने कहा। फिर जाके दूसरी चीज़, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कल्चरल शॉक लगा। और गांधी जी को स्टार्टिंग के टाइम में इंग्लैंड में क्या फील हुआ, होम सिक। लंदन आते ही गांधी जी बिल्कुल लॉस्ट हो गए। खाना अलग, मौसम अलग, आदतें अजीब, लोग अननोन में, मतलब स्ट्रेंजर्स थे ना सब आसपास, कपड़े भी स्ट्रेंज थे। तो सब बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ तक कि उन्हें तो खाना भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वेजिटेरियन फूड नहीं मिल पा रहा था उन्हें आसानी से। बेचारे ऑलमोस्ट भूखे मरने लगे थे। फिर एक दिन उन्हें एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया, तब जाके उनकी जान बची, ओके। तो इंग्लिश जेंटलमैन बनने की कोशिश करने लगे वो फर्स्ट 3 मंथ में, ओके। तो पहले के 3 मंथ में उन्होंने भी टॉप हैट लाइक ग्लव्स, वॉकिंग स्टिक्स, डांस क्लासेस भी ज्वाइन किया, वायलिन बजाने की कोशिश की, फ्रेंच बोलने की, लेकिन उन्हें काफ़ी बोरिंग लगी। डांस क्लास फेल हो गए, वायलिन सीखना भी फेल हो गया। पब्लिक स्पीकिंग में भी ज्वाइन किया उन्होंने, उन्हें वो पसंद नहीं आया। तो 3 मंथ तक उन्होंने बहुत ट्राई किया। फिर उन्होंने कहा कि चलो यार, मुझसे ना हो पाएगा। ओके।
तो फिर गांधी जी क्या करते हैं, सीरियस स्टूडेंट बन जाते हैं। यहाँ से उनकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब वो कोई भी फैंसी कपड़े के पीछे नहीं भागने लगे, सिंपल खाना खाने लगे, पैसे बचाने के लिए लंदन में वो वॉक करके कहीं भी जाते थे। तो और हर खर्च अपने नोटबुक में लिखते थे और काफ़ी डिसिप्लिन और हार्ड वर्क करने लगे। गांधी जी अब लंदन वाले गांधी नहीं, शेरलॉक लेवल सीरियस स्टूडेंट गांधी बन गए। ओके, नाउ वेजिटेरियन सोसाइटी एंड इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स से मिलना। अब देखो, वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में थे, गांधी जी को न्यू टाइप के लोगों से मिले। किन किन तरह के लोगों से? जो राइटर्स थे, थिंकर थे, फिलोसफर थे, रिफॉर्मर थे। ये लोग गांधी को रिलीजियस और मॉरल बुक्स पढ़ाते थे, लाइक पढ़ना पढ़ना रिकमेंड करते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बाइबल पढ़ा, उसके बाद भगवद गीता पढ़ा, और लाइट ऑफ एशिया पढ़ा, जिसमें बुद्धा की लाइफ के बारे में है। ओके, और फिर प्रॉफिट मोहम्मद पर भी राइटिंग्स पढ़ी, कार्ली की। वेल, आई डोंट नो इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बट आप देख लेना स्पेलिंग। ओके, तो इन बुक्स ने गांधी को सिखाया कि सब धर्मों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नॉन वायलेंस, फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ करना कितनी बड़ी बात होती है, ट्रूथ, और लव फॉर हेट्रेड, अगर कोई तुम्हें हेट करे तो उन्हें लव दो, और सिंपल लिविंग क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब वेजिटेरियन सोसाइटी में बेसिकली गांधी सिर्फ एक मतलब सिर्फ मेंबर नहीं थे, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट थे, और मैगजीन में, वेजिटेरियन में आर्टिकल्स भी लिखे करते थे। ये पूरा उनका फर्स्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस था। नाउ, अब इंग्लिश आइडियलिस्ट का इन्फ्लुएंस। गांधी जी की लाइफ में कुछ बड़े लोग आए, जैसे कि इनका नाम याद रखिएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड एनी बेसेंट एंड एडवर्ड कारपेंटर। ओके, तो ये सब लोग बिलीव करते थे कि मेटेरियलिज्म जो होती है वो गलत होती है। मतलब पैसों के पीछे भागना, लग्जरी के पीछे भागना, ये मेटेरियलिस्टिक सोच होती है, तो वो गलत है। सिंपल लाइफ बेस्ट होती है, और मोरालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसों के कंपैरिजन में, और कॉपरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन से। ओके, ये बाद में गांधी जी के पॉलिटिकल फिलॉसफी का बेस बनती है। ओके, अब देखो अब वो पढ़ने तो बाहर एग्जाम्स के लिए भी गए थे, लॉ पढ़ने गए थे, तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे इन यूनिवर्सिटी में तो वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो गांधी जी ने लंदन मैट्रिक एग्ज़ाम दिया, तो उन्होंने इंग्लिश, फ्रेंच, केमिस्ट्री बेसिकली सब दिया, लैटिन भी दिया, लेकिन फेल हो गए। लेकिन फिर से वो पढ़ाई करते हैं और फिर से देते एग्ज़ाम, तो वो पास हो जाते हैं। ओके, तो 1988 में उन्होंने इनर टेम्पल ज्वाइन किया, यहीं वो बैरिस्टर बनते हैं। इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे आपको ना इसमें यहाँ 6 डिनर अटेंड करने पड़ते हैं, और गांधी जी ने वेजिटेरियन होने और गांधी जी ने सोचा कि हाँ, करना तो ज़रूरी है, चलो करते हैं। लेकिन वो वेजिटेरियन थे, तो पहले डिनर में उन्होंने वाइन को रिफ्यूज़ कर दिया, मीट रिफ्यूज़ कर दिया, और सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल एंड ब्रेड खाया। उन्होंने सोचा कि सब मजाक उड़ाएंगे, बट सबने रिस्पेक्ट की इस चीज़ की। बाद में गांधी जी डिनर पे हैवी लॉ बुक्स लेके आते थे। लोग बोलते थे सिंपल बुक पढ़ लो, लेकिन गांधी जी भी लाइक, अरे मुझे तो नॉलेज के लिए पढ़ना अच्छा लगता है, मार्क्स के लिए नहीं। तो एवरीवन भी लाइक, चलो यार इम्प्रेस हो गए हम लोग। गांधी जी भी लाइक साइलेंट लेजेंड, एनीवे। सो फिर जाके फाइनल एग्ज़ाम आता है बैरिस्टर बनने का, तो वो ना ट्रिप पे जाते हैं, फ्रांस के ट्रिप के में वो घूमते हैं थोड़ा। फिर गांधी जी ने फुल कंसंट्रेशन एग्ज़ाम को दिया, और 10 जून 1891 में गांधी जी फाइनली बैरिस्टर बन गए। ओके, और 1981 में बनने के बाद अगले दिन हाई कोर्ट में उन्होंने इनरोलमेंट किया। उनके नेक्स्ट दिन इंडिया के लिए वो शिप पकड़ के चले गए, टाटा बाय बाय इंग्लैंड। ओके, सो दिस वॉज द टाइम उन्होंने 3 साल में क्या किया किया। और इंग्लैंड के लिए ना गांधी जी को लाइक एक अलग सा प्यार था। लाइक उन्हें इंग्लैंड की ओपननेस, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, डिबेट्स, टॉलरेंस एंड कल्चर सब बहुत पसंद आया। और गांधी जी ने ये भी बोला कि इंडिया के बाद अगर उन्हें कहीं रहना है, रह सकते हैं, तो वो इंग्लैंड ही होगा। ओके
तो आपको याद रहेगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इस टॉपिक में। 1888 में गांधी जी इंग्लैंड आए। पहले ऑकवर्ड और कंफ्यूज थे, फिर वो इंग्लिश जेंटलमैन बनने की कोशिश करने लगे। 3 महीने तक चला ये फ्रेज, और फिर वो उन्होंने सोचा चलो हटाओ, अब पढ़ाई करनी है, तो वो सीरियस स्टूडेंट बन गए। फिर वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, गीता, बाइबल, बुद्धा से रिलेटेड मोहम्मद की टीचिंग्स मिली। फिर उन्होंने उस वेजिटेरियन सोसाइटी में जो रेस्टोरेंट थे, उन्होंने बहुत सारे आइडियलिस्टिक थिंकर्स से मिले जो मटेरियलिस्टिक जैसी चीज़ों को रिजेक्ट करते थे। फिर उन्होंने मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया, फिर इनर टेम्पल ज्वाइन किया, सिक्स डिनर, ये सब याद है ना आपको। फिर वेजिटेरियन होने के बावजूद उन्हें रिस्पेक्ट मिली, क्योंकि वो रिजेक्ट करते गए वाइन, मीट, सब कुछ, लेकिन सिर्फ सूखी सब्जियां खाई, बॉइल्ड सब्जियां। फिर 1891 में बैरिस्टर बनकर इंडिया वापस आ गए। गॉट इट। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है यार, लाइक लिटरली, लेकिन मैं इसे थोड़ा ब्रेक करके समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, इंग्लैंड से बेसिकली। अब गांधी जी इंडिया आ चुके थे, ठीक है। तो गांधी जी को पता चला कि उनकी मदर यानी पुतली बाई जो थी, उनकी डेथ हो चुकी है, और उनको ये बात बहुत ज़्यादा हिट करती है। फिर वो राजकोट में रहने लगे, अपने बेटे और भाई के बच्चों को पढ़ाने लगे। उन्होंने बॉम्बे में एक लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट करने की सोची, लेकिन कोर्ट में जैसे ही खड़े हुए वो नर्वस हो जाते थे, बोल ही नहीं पाते थे। तो राजकोट लौट आए, लेकिन वहाँ भी उनकी लॉ प्रैक्टिस कुछ खास ग्रो नहीं हुई। तो फिर उन्हें ऑफ़र मिला साउथ अफ्रीका जाने का। इसी स्ट्रगल के बीच में उन्हें एक ऑफ़र आया, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने उन्हें साउथ अफ्रीका में एक लॉ सूट हैंडल करने को इनवाइट किया। गांधी जी ने सोचा कि ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अप्रैल 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए। तो 1891 में वो वापस आए थे इंडिया, और 93 में वो साउथ अफ्रीका चले गए। वो 1 साल के लिए ही गए थे, और 21 साल के लिए वहीं रह गए। ओके, नाउ ओके, तो सबसे पहले वो दुर्बन पहुंचते हैं। गांधी जी ने देखा कि इंडियन को कूली बुलाया जाता है। लोगों का बिहेवियर काफ़ी इंसल्टिंग और रेसिस्ट था। चाहे इंडियन डॉक्टर्स हो, लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, सबको इन्फीरियर समझा जाता था। तो जब वो बेसिकली सबसे ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर हुआ। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास टिकट थी, लेकिन एक वाइट पैसेंजर को पसंद नहीं आया कि एक कलर्ड मैन फर्स्ट क्लास में बैठा है। रेलवे ऑफिशियल ने गांधी जी को मूव करने को कहा, गांधी जी ने मना कर दिया। रिजल्ट, एक कांस्टेबल ने उन्हें कंपार्टमेंट से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। रात भर उन्होंने फ्रीजिंग कोल्ड वेटिंग रूम में बिताई। वहीं उन्होंने डिसाइड किया, मैं भागकर इंडिया नहीं जाऊंगा, इनजस्टिस को फेस करूंगा। फिर अगली जर्नी में भी इंसल्ट बंद नहीं हुई। उन्होंने बेसिकली उन्हें कोचमैन के पास बाहर बैठा दिया गया। फिर कंडक्टर ने बोला गांधी जी को कि थोड़ा यू नो फुट को थोड़ा फुट बोट पे बैठो, जहाँ पर पैर रखने की जगह होती है। गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो कंडक्टर ने उन्हें मारा, कोच से उतरने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने रिटेलिएट नहीं किया, मतलब कि रिवेंज में कुछ नॉन वायलेंस नहीं किया। और कुछ वाइट पैसेंजर थे जिन्होंने उन्हें बचाया। अब फिर गांधी जी वहाँ से प्रिटोरिया पहुँचते हैं। तो प्रिटोरिया पहुँच के गांधी जी ने वहाँ के इंडियंस, जो कि बहुत सारे मुस्लिम मर्चेंट्स थे, उन्हें गैदर किया। ये गांधी जी का फर्स्ट पब्लिक स्पीच था लाइफ में। उन्होंने उनसे कहा, सब लोग यूनाइटेड रहो, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर मत जाओ, अच्छी हैबिट्स रखो और हमेशा सच बोलो। उन्होंने इंडियन सेटलर्स के लिए एक एसोसिएशन बनाने का सजेशन दिया। अब वहाँ ना ट्रांसवाल जो है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंडियंस के साथ हार्श ट्रीटमेंट की जाती थी। ट्रांसवाल रीजन में सिचुएशन और भी ख़राब थी। वहाँ पर $3 पोल टैक्सेस थे, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट था। इंडियन लैंड ओन नहीं कर सकते थे, वोटिंग राइट्स नहीं थी, पेवमेंट पे चलना मना था। कहाँ चले यार। ओके, और 9 बजे के बाद
बाहर जाना पर भी बाहर जाना अलाउड ही नहीं था, अगर जाना भी है तो परमिशन लेके जाना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम सिर्फ इंडियन को ऑप्रेस करने के लिए रखा गया था। अब गांधी जी तो वहाँ पर लॉयर थे, तो गांधी जी ने अपने लीगल काम सिंसियरली किया। उन्होंने सिखाया कि उन्होंने सीखा बेसिकली फैक्ट्स आर 3/4 ऑफ द लॉ। और एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन कि लिटिगेशन जो होती है, लिटिगेशन में दोनों पार्टीज का ही नुकसान होता है। लॉयर को लोगों को सेटल कराने में हेल्प करना चाहिए, ताकि फाइट जो है एंडलेसली ना हो। लॉ के चक्कर में फंस जाओगे, दोनों तरफ से पिसते रहोगे, उससे अच्छा समझौता कर लो। गांधी जी ने दोनों पार्टीज को एट्रीब्यूशन के लिए कन्विंस किया और केस पीसफुली रिजॉल्व किया। फिर गांधी जी बेसिकली केस खत्म हो गया, फेयरवेल डिनर अरेंज हो गया, गांधी जी इंडिया लौटने वाले थे। तब उन्होंने एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट देखी कि नेटल गवर्नमेंट है एक बिल लाने वाली है जो इंडियंस के वोटिंग राइट्स परमानेंटली ले लेंगी। गांधी जी ने वहाँ के इंडियंस को वार्न किया कि ये बहुत डेंजरस साइन है। इंडियंस ने उनसे कहा सिर्फ 1 महीने और रुक जाओ, और वो 1 महीने 20 साल बन गए। तो गांधी जी अब ऑर्गेनाइज करने लगते हैं कम्युनिटी। ओके, सो फेयरवेल डिनर को गांधी जी ने एक्शन प्लान मीटिंग में कन्वर्ट कर दिया। उसी रात वॉलंटियर्स के साथ मिल के एक पेटिशन ड्राफ्ट की, सिग्नेचर कलेक्ट किए, बिल पास हो गया। लेकिन गांधी जी रुके नहीं। उन्होंने एक और पेटिशन इंग्लैंड भेजी, लॉर्ड रिपन को, जिसमें 10,000 सिग्नेचर्स थे। इसे इंटरनेशनल अटेंशन दिया साउथ अफ्रीका के इनजस्टिस हो रहे पर। फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि उन्हें और रुकना पड़ेगा। उन्होंने इंडियंस की हेल्प के बदले पैसे लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। इसीलिए अपनी लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए उन्होंने नेटल सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हो गए एज अ लॉयर। तो इंडिया में भी लोग साउथ अफ्रीका की सिचुएशन के बारे में जानने लगे। फिर 3 साल बाद साउथ अफ्रीका में रहने के बेसिकली 3 साल साउथ अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी इंडिया आए अपनी फैमिली को ले जाने के लिए। लेकिन उनके हॉलीडे की वजह तो बेसिकली वो हॉलीडे पे गए थे। तो वो पूरे इंडिया की सिटीज़ को घूमने लगे और वहाँ के लोगों को साउथ अफ्रीका के इनजस्टिस के बारे में अवेयर किया। उन्होंने एक पैम्पलेट भी लिखा, लेकिन र्यूटर ने उसका रॉन्ग समरी पब्लिश कर दिया, तो जो बाद में गांधी जी के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं, उन्हें रेसिज्म फेस करना पड़ता है। फिर मैरिट्सबर्ग ट्रेन इंसिडेंट, जहाँ पर उन्हें धक्के मार के फर्स्ट क्लास के टिकट होने के बाद भी निकाल दिया जाता है। फिर उन्हें स्टेज कोच के साथ फुट पे बैठने के लिए कहा जाता है, तो वो नहीं करते, रिफ्यूज़ कर देते, तो उन्हें मारा जाता है वहाँ फिर से। फिर जाके वो फर्स्ट पब्लिक स्पीच देता है प्रिटोरिया में। इंडियन के साथ हार्श लॉज होते हैं वहाँ प्रिटोरिया में, पोल टैक्सेस होती है, कोई ज़मीन नहीं ले सकते, वोटिंग राइट्स नहीं थी। फिर जाके एक बिल आता है जिसमें वोटिंग राइट्स जो नेटल गवर्नमेंट ला रही होती है, तो उन्हें रोकने के लिए पूरी कोशिश की, पिटिशंस लिए, इंटरनेशनल अटेंशन लिया और अपने आप को नेटल सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर कर दिया। फिर इंडिया विजिट करते हैं वो और इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। वो इंडिया आ चुके हैं ना। सो बेसिकली प्लेग आता है, तो राजकोट में ना प्लेग स्टार्ट होता है। सबसे पहले गांधी जी राजकोट आए थे और उसी टाइम एक प्लेग आउटब्रेक हो गई थी। वहाँ गांधी जी ने बिल्कुल बिना डर के वॉलंटियर किया, हर एरिया विजिट किया, इवन अनटचेबल लोकेलिटीज़ को भी, टॉयलेट्स इंस्पेक्ट किया, लोगों को सफाई और हाइजीन सिखाया। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई बड़े इंडियन लीडर से, जिनका नाम था बदरुद्दीन त्याबसी, फेरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तिलक और गोखले। गोखले का नाम तो सुना ही होगा। और गोखले ने गांधी जी को स्पेशली इंस्पायर किया, उनकी टीचिंग पे डीप इम्पैक्ट छोड़ा। तो फिर जाके ये प्लेग आया था राजकोट में, वो गए थे ना साउथ अफ्रीका, वो वापस गए। गांधी जी इंडिया में स्पीच और मीटिंग कर रहे थे, तभी साउथ अफ्रीका से अर्जेंट टेलीग्राम आया कि हमें आपकी ज़रूरत है। वो सब छोड़ के 1896 में नवंबर अपनी फैमिली के साथ साउथ अफ्रीका वापस गए।
अब जब इस बार वापस गए थे तो दुर्बन जो भी कहते हैं, वहाँ फिर से उन्हें अटैक हुआ। उनकी शिप दुर्बन पहुंची, 5 दिन क्वारंटीन में रखा। फिर एक अफवाह फैली थी कि गांधी जी शिप लोड करके इंडियंस को लेकर आ रहे हैं। तो यूरोपियंस को लगा इंडियंस उनका काम छीन लेंगे। सॉरी, साउथ अफ्रीकन के जो बेसिकली हुए, उन्हें लगा। मॉप ने धमकी दी कि सबको पानी में डुबा देंगे। सब पैसेंजर को सेफली उतारने दिया गया, पर जैसे ही गांधी उतरे, मॉब ने पहचान लिया और उन पर अटैक कर दिया। स्टोन से, पंचेस से लात वात मारी। गांधी जी को लगभग मार ही दिया समझो। फिर एक बहुत ही ब्रेव इंग्लिश लेडी ने उन्हें शीट करके बचाया। तो ब्रिटिश सेक्रेटरी जोसेफ चैम्बरलिन ने अटैकर्स को पनिश करने के लिए ऑर्डर दिया, लेकिन गांधी जी ने कहा, मैं उनके खिलाफ केस नहीं करूंगा, ये मिसलीड लोग हैं और जब उन्हें एहसास होगा वो खुद ही गिल्ट करेंगे। बेसिकली उन्होंने माफ़ कर दिया, काइंड ऑफ। आई एम सो सॉरी, मैं इतना बीच बीच में खांस रही हूँ, मुझे खांसी हो गई है थोड़ी। एनीवे, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, या गांधी जी की लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन। साउथ अफ्रीका के सेकेंड फेज में गांधी जी पूरी तरीके से बदल गए। पहले इंग्लिश स्टाइल में बैरिस्टर थे, सूट्स, पॉलिश शूज, कम से कम परफेक्ट अपीयरेंस था। अब वो अपने कपड़े खुद धोते थे, इस्त्री करते थे, अपने बाल खुद काटते थे, अपना टॉयलेट भी खुद साफ करते थे और कभी कभी मेहमानों का भी कर देते थे। रोज 2 घंटे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में कंपाउंडर की तरह सेवा करते थे। होम स्कूलिंग में अपने बच्चों और नेफ्यू को घर पर पढ़ाते थे। इवन उन्होंने अपने यंगेस्ट सन के जो मतलब बेसिकली यंगेस्ट सन की डिलीवरी भी खुद की थी, नर्सिंग का जो होता है ना, ये सब उनकी सिंप्लिसिटी और सेल्फ रिलायंस की जर्नी थी। अब गांधी जी दोबारा इंडिया आते हैं 1901 में। कांग्रेस सेशन अटेंड करने के लिए इंडिया आते हैं वो। तो उनका रिजोल्यूशन था साउथ अफ्रीका कि इंडियंस की कंडीशन पास हो जाए। पर गांधी जी बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। लीडर्स सिर्फ बोलते थे, एक्शन नहीं होता था। इंग्लिश का ओवर यूज था और कांग्रेस कैंप में पुअर हाइजीन था। फिर उन्होंने पूरे इंडिया 3rd क्लास में ट्रैवल किया ताकि वो आम आदमियों की तकलीफ़ें समझ सके। उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि प्रॉब्लम सिर्फ रेलवे की नेग्लिजेंस नहीं थी, लोगों की अपनी अनहाइजेनिक हैबिट्स भी थी। तो उन्होंने एजुकेट किया, बेसिकली सजेशन दिया कि एजुकेटेड लोग 3rd क्लास ट्रैवल करें और पूरी सिस्टम को सुधारने में हेल्प करें। फिर से वो साउथ अफ्रीका गए। वापस इंडिया आके लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट ही की थी कि टेलीग्राम फिर से आया, प्लीज़ कम बैक, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि गांधी जी तुरंत वापस चले आएंगे। तो साउथ अफ्रीका में उनका काम था इंडियन कम्युनिटी की प्रॉब्लम को जोसेफ चैम्बरलेन, जो कि ब्रिटिश सेक्रेटरी थे, उनके सामने रखना। पर चैम्बरलेन ने कोई हेल्प नहीं की। ट्रांसवाल रीजन में सिचुएशन बहुत ख़राब थी, इसीलिए गांधी जी जोहानिसबर्ग शिफ्ट हो गए। उनका मिशन क्लियर था, इनजस्टिस को चैलेंज करना, रेशियल एरोगेंस का सामना करना और इंडियंस की मदद करना, और ये सब बिना हेटरेट के, सिर्फ जस्टिस के लिए। अब ये है फाइनल पार्ट इस टॉपिक का। तो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर। तो इंडियन कम्युनिटी को एक यूनाइटेड वॉइस देने के लिए गांधी जी ने न्यूज़पेपर शुरू किया, इंडियन ओपिनियन से, जिसमें एडिटर जो थे एमएच नज़र थे। इसमें गांधी जी ने अपने पैसे भी दिए और अपनी राइटिंग भी। ये न्यूज़पेपर साउथ अफ्रीका की इंडियंस का बैकबोन बन गया। गांधी जी की स्पिरिचुअल जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई। ब्रह्मचर्य जो 1906 से, जुलू कैंपेन के बाद गीता पढ़ते हुए उन्होंने वो लिया कि स्पिरिचुअल लाइफ और सेंशुअल लाइफ साथ नहीं चल सकते। सेकंड, नॉन पोजेशन। तो बेसिकली नॉन पोजेशन यानी कि
जिसमें हम लोग सीखते हैं कि हमारा असलियत में कुछ भी नहीं है। ओके, जो चीज़ हमें बिलोंग करती है वो हमारी बिलोंगिंग नहीं है। जो होगा मतलब बेसिकली गॉड की है। तो अपनी जो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जो कि उस टाइम पे 10,000 की थी, उन्होंने वो कैंसिल कर दी और कहा जो होगा गॉड पर देखा जाएगा, मतलब गॉड देख लेंगे, फिर उन्होंने रस्किन बॉन्ड की अनटू दिस लास्ट का इन्फ्लुएंस उन्होंने बुक से सीखा, बेसिकली उनकी बुक पढ़ी, रस्किन बॉन्ड की। और उन्होंने बुक से सीखा कि मैनुअल लेबर की डिग्निटी के बारे में, कम्युनिटी लिविंग के बारे में और इक्वालिटी के बारे में। तो गांधी जी ने इससे सिर्फ एडमायर नहीं किया, एक्चुअली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। नाउ फियोनिक्स सेटलमेंट एंड टॉलस्टॉय फार्म। अब देखो फियोनिक्स सेटलमेंट क्या है, दर्बन के पास। तो रस्किन से इंस्पायर्ड सिंपल कम्युनिटी लिविंग। ओके, टॉलस्टॉय फार्म बेसिकली जोहानिसबर्ग के पास था। तो वो चलता है ट्रूथ, सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, मैनुअल लेबर, और कोई भी मेडिसिन नहीं लेता। बेसिकली सब कुछ नेचुरल केयर पे होती है। सब लोग वहाँ क्लीनिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, कारपेंट्री करते हैं, सब काम मिलकर करते हैं। गांधी जी ने यही सैंडल बनाना सीखी अपने लिए। तो इट्स काइंड ऑफ वो अपनी सिंपल लाइफ जीना स्टार्ट कर चुके थे, बिल्कुल किसी भी मोह माया के बिना मतलब कह सकते हो ऐसे। अब ब्लैक एक्ट एंड द बर्थ ऑफ सत्याग्रह। ब्लैक एक्ट क्या था? तो ब्लैक एक्ट 1907 में जनरल स्मट ने इंडियंस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज पास किए। गांधी जी और इंडियंस कम्युनिटी ने पीसफुली अपोज किया, प्रोटेस्ट करके, फिर जेल भी गए और मीटिंग्स भी की। ठीक है, गांधी को 3 बार जेल हुई। ओके, फिर जाके सत्याग्रह का जन्म हुआ। सत्याग्रह यानी बर्थ ऑफ सत्याग्रह, यानी कि सच के रास्ते पे चलना। और पैसिव रेसिस्टेंस वीक लगा, तो उस टाइम में गांधी जी ने एक नया पॉलिटिकल वेपन क्रिएट किया, सत्याग्रह, जिसका मतलब था जिसमें सत्य हो, फर्मनेस हो, यानी कि हमारे अंदर वो फर्म होना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं उसे, फर्मनेस को, मतलब आप समझ जाओ ना, फर्मनेस मतलब आपके पास गट्स होनी चाहिए तो सच के साथ खड़े रहने की। और नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस यानी हमें वायलेंस नहीं करना है। तो मगन लाल ने कहा सदाग्रह सजेस्ट किया था बेसिकली, लेकिन गांधी जी ने इसे चेंज करके सत्याग्रह बनाया। ये गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फिर फाइनली फाइनली 1911 में गवर्नमेंट ने रिलीफ प्रॉमिस किया पर तोड़ दिया। फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस को इनवैलिड है। इससे कस्तूरबा भी स्ट्रगल में शामिल हो गए। उसी टाइम से मूवमेंट तेजी से फैला और 1949 में विक्ट्री सॉरी 1949 में फाइनली विक्ट्री मिली। गांधी जी और स्मट के बीच अग्रीमेंट हुआ, इंडियन डिमांड्स एक्सेप्ट कर लिया गया और फिर गोखले के रिक्वेस्ट पर गांधी जी 1914 में इंडिया वापस आ गए। सो आई होप आपको ये इतना बड़ा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। काफ़ी बड़ा लेंदी टॉपिक था एंड मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप इसे दोबारा से सुन लें, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलिए लास्ट टॉपिक कवर करते हैं और इस बुक को एंड करते हैं। आई मीन नॉट द बुक बट द चैप्टर को एंड करते हैं। ओके, तो अब इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि गांधी जी का इंडिया वाले स्ट्रगल का कंप्लीट टाइमलाइन जो 1915 से लेकर 1948 तक रहा, जब उनका असैसिनेशन होता है। सो गांधी जी जनवरी 1915 में 21 साल साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल करने के बाद इंडिया वापस आए। उनके पास ना पैसे थे ना प्रॉपर्टी थे, बस एक मिशन था। वो था अपने लोगों की सेवा करना, इंडिया की सेवा करना। और उनकी और क्योंकि उन्हें इंडिया को ठीक से समझना था, उन्होंने गोखले से वादा किया कि पूरा 1 साल वो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे और अपने कान को खुले रखेंगे। तो सबसे पहले 1959 में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम बनाया, बेसिकली साबरमती अहमदाबाद में। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती के किनारे सत्याग्रह आश्रम बनाया, ये उनका सेंटर बना। 1916 में उन्होंने सबसे फर्स्ट बिग पब्लिक स्पीच दी, जो कि दिया थी BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो गांधी जी ने सबसे अपने पहला स्पीच दिया और सबको शॉक कर दिया। अब शॉक क्यों कर दिया?
उन्होंने बोला मुझे शर्म आती है कि मैं अपनी ज़मीन पर खड़ा होके इंग्लिश में बोल रहा हूँ। और उस स्पीच में बेसिकली वो जहाँ वो स्पीच दे रहे थे, उस सेरेमनी में कौन-कौन था? वहाँ पर प्रिंस थे, विसरॉय थे और बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे। तो उन्होंने डीप ह्यूमिलिएशन पेश किया कि उन्हें इंग्लिश में स्पीच देनी पड़ रही है। अब ओके, तो फ़ेज़ 1 के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्ली सत्याग्रह जो हम लोगों ने बेसिकली इंडिया में उन्होंने ट्राई किया। तो सबसे पहला उन्होंने बेसिकली ना 3 कह सकते हो या 3, तो 3 जगह उन्होंने 1917 से लेके 1918 तक ट्राई किया। सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में होता है। इश्यू था कि इंडिगो फार्मर्स को ब्रिटिश जो थे फ़ोर्स करते थे कि अपने 15% लैंड पे उन्हें इंडिगो प्लांट करना है और पूरी क्रॉप्स उन्हें रेंट में देते थे। बेसिकली ये गांधी जी ने इंक्वायरी की, मीटिंग्स की, काम प्रोटेस्ट किया। तो इसका रिजल्ट क्या आया कि कमिटी ने पीसेंट्स को राइट बोला और गांधी जी की पहली बड़ी जीत इंडिया में हुई। सो बेसिकली उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के लिए प्रोटेस्ट वगैरह किया, मीटिंग्स किया, काम प्रोटेस्ट, ओके, सत्याग्रह के लिए। नाउ सेकंड आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो 1918 में होती है। इसका इशू था कि वर्कर वर्सेस मिल ओनर की वजह से, वेजेस के वजह से, सैलरीज के वजह से हो रही थी। तो गांधी जी का एक्शन था, उन्होंने फास्ट किया जब तक दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो गया। तो इसका भी रिजल्ट क्या आया कि आर्बिट्रेशन से पीस और नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन सक्सेसफुल हो सकते हैं। नाउ तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ पर क्या हुई थी ना कि क्रॉप फेलियर हो गया था और यहाँ जो पीजेंट्स थे टैक्स नहीं दे सकते थे। ब्रिटिश बोल रहे थे कि टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने बोला नो टैक्स, सत्याग्रह की शुरू की और पुअर फार्मर जो थे उन्होंने टैक्स को सस्पेंड कर दिया गया। ये 3 मूवमेंट गांधी जी को नेशनल हीरो बना देते हैं। ओके, तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अब चलो ये पढ़ते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में। तो बैकग्राउंड में तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में गांधी जी ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। होप ये थी कि वॉर के बाद इंडियन को फ्रीडम मिलेगी, पर ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया। मुस्लिम कम्युनिटी बहुत अपसेट थे क्योंकि टर्की और खलीफ कैलिफ जो थे उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा था टर्की में। ओके, तो इंडिया गांधी जी का क्या स्टेप्स था? उन्होंने बोला इंडिया को फ्रीडम मूवमेंट तभी स्ट्रांग होगा जब हिंदू मुस्लिम यूनाइट होंगे और उनकी यूनिटी स्ट्रांग होगी। इसलिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो प्रॉब्लम क्या थी? टर्की के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, तो मूवमेंट ख़त्म हो गया। गांधी जी के एफर्ट्स इसमें फ़िलहाल के लिए तो वेस्ट हो गए। दूसरा आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1919 से लेकर 1922 तक चला। तो सबसे पहले ये स्टार्ट ही क्यों हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो वो स्टार्ट हुआ था रॉलेट एक्ट की वजह से 1919 में, जो ब्रिटिश ने पास की थी। ब्रिटिश किसी को भी बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकते थे। गांधी जी ने वार्न किया पर ब्रिटिश ने इग्नोर किया। ओके, और फिर जाके लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, पीसफुल काम प्रोटेस्ट। तो रिटर्न में जलियनवाला बाग के बारे में तो आपने सुना ही होगा बहुत बार। तो जनरल डायर ने बाग में फंसी लोगों पर गोली चला दी, 100 लोग मारे गए। मार्शल लॉ, फ्लॉगिंग, अरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा भयानक था। इस इंसिडेंट ने इंडियंस का ब्रिटिश पर से भरोसा ही हमेशा के लिए उठ गया। फिर इसीलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने बोला ब्रिटिश रूल एग्जिस्ट करता है क्योंकि इंडियंस कॉपरेट करते हैं, कॉपरेशन बंद करो, रूल ख़त्म। तो उन्होंने लोगों से कहा कि ब्रिटिश गुड्स जो है उन्हें बॉयकॉट कर दे, ब्रिटिश स्कूल्स, बेसिकली जो स्कूल्स, कॉलेज, गवर्नमेंट जॉब्स सब कुछ है उन्हें बॉयकॉट कर दे और अपने टाइटल्स को रिटर्न कर दे और स्वराज पे फोकस करे। स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे। तो मूवमेंट धीरे धीरे फैलता गया। फिर जाके टर्निंग पॉइंट तब आया, ये मूवमेंट अच्छा फैल रहा था लेकिन टर्निंग पॉइंट था चौरी चौरा इंसिडेंट। तो यहाँ एक वायलेंट क्लैश होता है जहाँ पुलिसमैन को मार दिया जाता है।
और गांधी जी ने कहा नॉन वायलेंस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते। तो और ये पूरा मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया। उस वक़्त पे ये जो यू नो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा पीक पे था, तब भी गांधी जी ने इसे विथड्रॉ कर लिया। गांधी जी को अरेस्ट किया गया 1922 में, चार्जेस लगे, 6 साल की सज़ा हुई, लेकिन उन्होंने 2 साल जेल में बिताए। फिर आता है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन बेसिकली 1927 में आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए था। कमीशन बनाई जाती है कि बेसिकली इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जा रही है ना, तो इंडिया के तो लोग होने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसमें कोई भी इंडियन का मेंबर ही नहीं था। नेशन भर में स्लोगन उठे, साइमन गो बैक। तो ये था साइमन कमीशन। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, साइमन गो बैक। फिर 1928 में कैलकाटा साइमन कमीशन आया था 1927 में, ओके याद रखना। और 1928 में कैलकाटा कांग्रेस, बेसिकली गांधी जी ने डिमांड रखी कि 1 साल में डोमिनियन स्टेटस चाहिए। बेसिकली इंडिया को पूर्ण, बेसिकली उन्हें डिसीजंस लेने का अधिकार मांग रहे थे, वरना इंडिया, जो इंडियंस थे, पूर्ण स्वराज की डिमांड करेगी। पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, वो उन्हें अब ब्रिटिश को रूल करने नहीं देगी अगर उन्होंने डिमांड को इग्नोर किया तो। फिर जाके लाहौर सेशन होता है, लाहौर कांग्रेस, बेसिकली 1929 में। और वहाँ पर जस्ट बिकॉज ब्रिटिश ने इग्नोर कर दिया, तो उन्होंने तिरंगा, बेसिकली रवि रिवर के किनारे तिरंगा को फ्लैग किया जाता है। और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी जाती है। ओके, और फिर क्या होता है? अब अब सॉल्ट टैक्स जो थे, गरीबों को सबसे ज़्यादा हिट करती थी, क्योंकि चाहे कोई भी हो, सॉल्ट सब यूज़ करते थे। ब्रिटिश ने नमक जैसे बेसिक आइटम से बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ था। तो गांधी जी ने रिटर्न करते हैं डांडी मार्च से। तो मार्च 1930 में उन्होंने 240 किलोमीटर माइल्स, 240 माइल्स वॉक किया। और गांधी जी ने सिंबॉलिकली सॉल्ट लॉ को तोड़ा। मूवमेंट पूरे देश में फैल गया, अलग अलग जगह लोग अलग अलग तरीके से उस सॉल्ट लॉ को तोड़ने लगे। ओके, तो ऑब्वियसली बाद में उन्हें अरेस्ट किया गया, बहुत सारे लोग भी अरेस्ट हो गए, और बेसिकली गांधी जी फिर जेल में पहुंच गए। लेकिन धीरे धीरे फिर जाके गांधी इरविन पैक्ट आता है 1931 में, और अग्रीमेंट होता है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, और फिलहाल के लिए टेम्पररी पीस हो जाते हैं। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो 1930 से 32 तक चला। तो गांधी जी के एक्सपीरियंस के हिसाब से गांधी कांग्रेस जो थे, सोल रिप्रेजेंटेटिव थे। गांधी कांग्रेस के सोल रिप्रेजेंटेटिव थे। ब्रिटिश ने बोला यू डोंट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द इंडिया। तो उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बुला दिए, मुस्लिम ग्रुप, सिख, प्रिंसेस, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेड बाय जैसे कि दलित ग्रुप्स, अंबेडकर। और बेसिकली यहाँ पर वो प्ले करना चाहता था ब्रिटिश, डिवाइड एंड रूल। ओके, कि सबको राइट्स मिलेंगे, सबको इलेक्टोरेट मिलेगा, सबका अलग अलग होगा, तो वो वाली अलग अलग इलेक्शंस होंगे, तो ये ब्रिटिश करना चाहते थे। बट गांधी जी को इस चीज़ का कंसर्न था, उन्हें लगा ब्रिटिश ये पर्पसली कर रहे हैं ताकि इंडियन को डिवाइड कर सके। सेपरेट इलेक्टोरेट का इशू था, और गांधी जी ने फास्ट किया, और जब तक ये फास्ट नहीं तोड़ा, जब तक उस चीज़ को वापस नहीं लिया गया। ओके, फिर आता है पूना पैक्ट, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ मिल जाती है। ओके, तो बेसिकली आफ्टर आरटीसी गांधी जी को रियलाइज़ हुआ, बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिश की एम क्या है। वो डिवाइड एंड रूल प्ले करना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर से सत्याग्रह शुरू की और अरेस्ट हो गए। ओके, सो नेक्स्ट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट का पीरियड था 1942 से 43 तक का। सो बेसिकली उस वक्त क्या चल रहा था ना, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो उस वक्त ब्रिटिश को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था, तो वॉर में। तो उस वक्त उन्होंने चलो किया कि या फ्रीडम प्रॉमिस किया, या फ्रीडम देंगे हम लोग, हमें सपोर्ट कर दो। तो सपोर्ट किया, और फिर जाके उन्होंने ब्रिटिश पलट गए। तो गांधी ने कॉल किया, बेसिकली कॉल नहीं किया, बेसिकली गांधी ने कहा ब्रिटिश क्विट इंडिया इमिडिएटली स्लोगन।
डू और डाई का मौका आ गया था। तो बेसिकली 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और सब टॉप लीडर्स अरेस्ट हो गए। ओके, गांधी जी को आगा खान पैलेस में रखा गया। यहीं उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई की डेथ हो गई। कस्तूरबा गांधी की भी देहांत हो गई। तो रिजल्ट क्या हुआ, 1943 के एंड तक ब्रिटिश ने मान लिया कि पावर इंडियंस को ट्रांसफर करनी होगी। मूवमेंट विदड्रॉ हुआ और प्रिजनर रिलीज हुए। नाउ फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में इंडिया का फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिसाइड करने। कांग्रेस ने रिलेक्टेंटली एक्सेप्ट किया, पर गांधी जी पार्टीशन के अगेंस्ट थे। पटेल ने कन्विंस किया कि पार्टीशन करनी ही पड़ेगी वरना सिविल वॉर भी हो सकता है। फिर 15 अगस्त 1947 में इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंट हो गए, पर पार्टीशन हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान का। गांधी ने सेलिब्रेट नहीं किया, उन्होंने अपने टाइम अपना टाइम रियॉट्स रोकने में लगा दिया। इंडिया का गांधी जी का बेसिकली फाइनल फास्ट। दिल्ली में कम्युनल वायलेंस खत्म करने के लिए उन्होंने फास्ट रखा और लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, शांति वापस आई। अब असैसिनेशन होता है गांधी जी का। तो गांधी को नाथूराम गोड्स ने गोली मार दी। कब मारा? 30 जनवरी 1948 में। गोड्स ने एक बेसिकली गोड्स जो थे एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे। उनका बिलीव था कि गांधी जी ने पाकिस्तान के फेवर में थे। गोड्स और नारायण आप्टे को 1949 में हैंग कर दिया गया। सो ये था पूरा का पूरा समरी। अगर मैं अच्छे से एक बार और एक क्विक समरी दूँ ना, तो 1915 में गांधी जो रिटर्न आए इंडिया। 1914 से लेकर 18 तक उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद मिल और खेड़ा वाला सत्याग्रह किया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जलियनवाला बाग आया। रिटर्न में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1919-20 में फिर जाके खिलाफत मूवमेंट भी आया, राइट। फिर जाके 1920 से 1922 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ चौरी चौरा इंसिडेंट। फिर 1927 से 1931 तक साइमन कमीशन, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, फिर जाके गांधी इरविन पैक्ट, सब कुछ आया। फिर 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 तक। फिर 1942 से लेकर 43 तक क्विट इंडिया मूवमेंट, और 1946 से 47 तक कैबिनेट मिशन और पार्टीशन हुआ, और 1948 में असैसिनेशन। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। काफ़ी इजी चैप्टर था, काफ़ी मैंने डीपली एक्सप्लेन किया। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, और आपको अगर ऑब्वियसली एग्ज़ाम की जल्दी होगी तो आप लोगों ने स्पीड में करके लेक्चर सुन लिया होगा। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।